तो दोस्तों हम लोग के साथ हैं मिस्टर सतीश सिंह, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं एकॉर्ड बायोटेक में। वो चेन्नई में रहते हैं और उनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। उन्होंने अपने जीवन में 22 प्रमोशन लिया है अपने लाइफ में और काफ़ी ऊंचे मतलब टॉप मोस्ट पोजीशन पर उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव से स्टार्ट करके फार्मा इंडस्ट्री में अपने आप को टॉप लेवल पे ले गए हैं। वही नहीं, उनके बुक जीवन से मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर तब हुआ जब उनके बारे में मैंने जाना कि वो एक हाईएस्ट सेलिंग बुक के ऑथर हैं। और इतना बिजी रहने के बाद, फार्मा इंडस्ट्री में इतना काम रहने के बाद उन्होंने बुक कैसे लिखा, उनसे उनसे ही सुनते हैं कि वो कैसे मतलब अपना टाइम निकालते हैं अलग से। और उन्होंने एक्चुअली बहुत सारे मैनेजर्स को उन्होंने फार्मा इंडस्ट्री में प्रमोट करके दिया है। मतलब अपने अंदर लीडर्स का एक सबसे बड़ा क्वालिटी ये है, मैं जानता हूँ कि मतलब वो सबसे ज़्यादा लीडर को प्रोड्यूस करे। और सतीश सर ने वो बखूबी निभाया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। उन्होंने बहुत सारे मैनेजर्स को डेवलप किया है विद इन द कंपनी और उन्होंने फार्मा इंडस्ट्री में उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी हाई है। तो उनसे जानते हैं सतीश सर से कि वो क्या समझते हैं इसके बारे में। उनका बुक का नाम है जो कि उन्हीं से जानते हैं कि वो बुक के बारे में क्या बोलते हैं और उन्होंने कैसे टाइम किया। यस सर। Abhishek, thank you very much for choosing me for your session. तो पहले तो मैं थैंकफुल हूँ आपका। और दूसरी जो बात आपने कही कि मैं इतना बिजी होने के बावजूद मैं कैसे समय निकालता हूँ और कैसे मैं बुक लिख सका, तो मेरा ये मानना है कि हर आदमी को टाइम थिफ होना चाहिए, समय चोर होना चाहिए। और हर किसी के लिए 24 घंटे ही होते हैं। हर देश में एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन हमें समय निकालना चाहिए। जिस तरीके से हम अपने डेली रूटीन के लिए समय निकालते हैं, वैसे ही लर्निंग के लिए भी हमें समय निकालना चाहिए, रीडिंग के लिए भी समय निकालना चाहिए। और मैं जो है पूरे दिन को 24 घंटे में जो बिताता हूँ, उसको अलग अलग कंपार्टमेंट में रखता हूँ। क्रिया करता हूँ। क्रिया का मतलब है कि मैं अपनी रूटीन में रोजी रोटी कमाने के लिए जो काम करता हूँ वो क्रिया होती है। लेकिन कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, और कर्मा वो होता है जो हम दूसरों में बांटते हैं, हम दूसरों के लिए करते हैं। तो मैंने पिछले 27 साल में जो है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन से अपना करियर चालू किया था, और अब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग की पोजीशन पे पहुंचा हूँ। तो ये बड़ा एक्साइटिंग जर्नी था और बहुत लर्निंगफुल जर्नी थी। और कई बार मैं गिरा हूँ, कई बार मैं फिसला हूँ, लेकिन गिर के उठने की चाहत और जिद ने जो है मुझे यहाँ तक पहुंचाया। और ईश्वर के आशीर्वाद से और भी आगे चलेंगे। जहां तक बुक लिखने की बात है, मेरे काफी जूनियर्स, पीयर्स, कलीग्स और सीनियर्स ने मुझे हमेशा कहा कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आप क्यों नहीं अपनी लर्निंग, अपने एक्सपीरियंस और अपनी विजडम को दूसरों में शेयर करें। मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट में जहां 50% एम्प्लॉय मेरी टीम में हुआ करते थे, कंपनी टोटल 1200 एम्प्लॉय, जिसमें से एम्प्लॉय मेरे पास थे। तो वो बोलते थे कि हमें तो डायरेक्ट फायदा होता है, लेकिन जो लोग आपके साथ नहीं है उन्हें भी फायदा होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि मैं लिखूं और शेयर करूं। तो पिछले कई साल से मैं थिंकिंग करता था, इंकिंग नहीं करता था। तो इस बार मैंने जो है इंकिंग करी, और जब मैं इंकिंग करने लगा तो शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत हुई। वो स्टार्टिंग प्रॉब्लम वाली समस्या रही, बट वेरी सून आई कुड complete my book. Not only complete my book, but I could publish my book, and my book became bestseller book, and I became a bestseller author. तो जो बिजी टाइम होता है उसमें से थोड़ा समय निकालना पड़ता है, और वो समय निकालने के लिए एक माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। जैसे हम खाना खाते हैं, खाने में स्टार्टिंग फ्रॉम सूप से लेके डेजर्ट तक हर किसी का इम्पोर्टेंस वैल्यू है। वैसे ही एक डेली रूटीन में सुबह मॉर्निंग अप होने के बाद में, उठने के बाद में, ब्रश करने से लेके रात को सोने के बीच में बहुत से एक्टिविटीज हमें करनी चाहिए, और वो एक्टिविटीज मैं करता हूँ।
मैं डेली जो है 4 6 10 गाने सुनता हूँ। अगर मैं 10 गाने ना सुनूँ तो मुझे नींद नहीं आती है। अगर डेली मैं 25 50 पन्ने ना पढूँ तो मुझे नींद नहीं आती है। तो इस तरीके से हर चीज़ के लिए समय निकालना बिल्कुल पॉसिबल है। एक माइंडसेट की ज़रूरत है और उसी माइंडसेट की वजह से ये बुक आई और आप लोगों ने पसंद करी ये बुक, ये मेरा सौभाग्य है। सर आपका बुक जैसे मैंने एक एक लाइन पढ़ा और हर एक लाइन ऐसा लगता है कि वो टच कर रहा है, जैसे कोई मेरे से बात कर रहा है। मैंने बहुत सारा बुक पढ़ा है एक्चुअली। मैं मतलब वीक में एक बुक पढ़ता हूँ। मतलब मेरा अपने आप में पैशन में मतलब किंडल का मैंने लिया पब्लिकेशन, और भी बहुत सारा बुक मैंने पढ़ा है। लेकिन बुक पढ़ने में लगता है कि कोई लिख रहा है कहीं से ऐसा कुछ, मतलब वो एक मैसेज, सही मैसेज नहीं दे पाता है सर, लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाता है। आपके बुक ने बहुत अच्छा कनेक्टिविटी पावर है सर, जो हर एक वर्ड में आता है, वर्ड बाय वर्ड। लगता है कोई मेरे से मतलब बात कर रहा है, अगर सामने खड़े होके कोई मतलब मेरे को स्टोरी टेलिंग कर रहा है। तो सर उतना बड़ा क्वालिटी रखना अपने आप में, और उस क्वालिटी को बुक में लेके आना, वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है सर। तो इस चीज को कैसे पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो पाया? जैसे कि फार्मा इंडस्ट्री में सर आप जैसे बता रहे थे उस दिन स्कोप के बारे में, फार्मा इंडस्ट्री में काफी स्कोप है। जैसे कि न्यू कमर जो है वो फार्मा इंडस्ट्री में, आपका खुद का आपका एक्सपीरियंस है कि रिप्रेजेंटेटिव से लेके वाइस प्रेसिडेंट तक का जर्नी, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तक का जर्नी आपने तय किया, और 22 से ज्यादा प्रमोशन आपने लिया कंपनी में रह के, और फार्मा इंडस्ट्री को आपने इतना कंट्रीब्यूट किया। तो फार्मा इंडस्ट्री के स्कोप के बारे में सर थोड़ा न्यू कमर्स को जानना था सर, मतलब किस किस, क्योंकि आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी काम किया है सर, आपने कंट्रीब्यूट किया काफी अच्छा। तो अलग अलग अभिषेक, डिपार्टमेंट। आपके क्वेश्चन में मुझे 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करूंगा कि आप महीने में 4 बुक और साल में 48 से 50 बुक्स पढ़ते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम साहब बोलते थे, जिस इंसान ने 50 बुक पढ़ ली वो महान बन गया। तो कांग्रेचुलेशंस कि आप बहुत अच्छे रीडर हैं। थैंक यू सर। और मैंने अपनी बुक में लिखा है कि रीडर्स आर लीडर्स, जो पढ़ेगा वो लीडर बनेगा। तो आप पढ़ते हैं, मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस। दूसरे प्रश्न में कि किस तरीके से मैंने ये बुक लिखी और कैसे मैं इतना रीडर को इंगेज कर पाया, तो मैं खुद वोरेसियस रीडर हूँ और मैं पिछले 2 डिकेड से बुक्स पढ़ता हूँ। मेरी लंबी चौड़ी लाइब्रेरी है और वो मेरी धरोहर, वो मेरा एसेट है। लेकिन जब बुक पढ़ता हूँ, टेंशन लेके बुक पढ़ता हूँ कि पूरी बुक में एक सेंटेंस, एक चैप्टर और कुछ नहीं तो बुक की कवर पेज डिजाइन भी अगर पसंद आ जाए तो समझो मेरा पैसा वसूल हो गया। तो जब मैं बुक लिख रहा था तो मैंने सोचा कि नंबर ऑफ रीडर्स बहुत कम होते हैं, लोग पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। तो कुछ ऐसा लिखो कि लोग पढ़ते चले जाएं। तो मैंने पहले तो छोटे छोटे चैप्टर्स लिखे। दूसरा, मैंने जो है शॉर्ट स्टोरीज एक एक पैराग्राफ में आप बीती कहानी उसमें लिखी। और तीसरा जो है गोल्डन नगेट्स। और हर चैप्टर मेरे 3 और 5 मिनट का है, तो टू द पॉइंट। और लिखने का अंदाज जो था वो ऐसा था कि मैं किसी से वार्तालाप कर रहा हूँ, मैं 1 टू 1 किसी से डिस्कस कर रहा हूँ, 1 टू 1 किसी से अपनी लाइफ शेयर कर रहा हूँ, इसलिए वो इंटरेस्टिंग बनती चली गई। और मैंने उस बुक के बारे में अपने ही बच्चों से कई बार जो है एडिटिंग करवाई, और वो मेरे बच्चे, दोनों बच्चे मेरे बहुत बड़े क्रिटिक रहे मेरे बुक के। और उन्होंने मुझे बहुत फ्रैंक ओपिनियन दिया कि कहाँ ये बुक जो है बांध के रख रही है और कहाँ लूज हो रही है, कहाँ इंटरेस्ट जा रहा है रीडर का। तो उनके गाइडेंस और सपोर्ट से मैंने उस बुक को मॉडिफाई किया और इंटरेस्टिंग बनाया। और जो बेसिकली मैं मार्केटिंग से हूँ तो थोड़ा सा मुझे एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का अंदाज है, एक्सपीरियंस है। तो मैंने उसमें जो है एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को लगाया। एडवर्टाइजिंग है जहाँ पे मैंने जो है एक क्यूरियोसिटी क्रिएट की बुक के बारे में, और मार्केटिंग जिसमें वैल्यू एडिशन, मैंने उस बुक में जो है वैल्यू एडिशन करनी चाहिए। और इसलिए जो मेरी बुक है हाउ टू बिकम अ हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी, उसमें 32 चैप्टर्स मैंने दिए हैं। और हर चैप्टर ऐसा नहीं है कि इंटरलिंक्ड है,
रीडर कोई भी चैप्टर कहीं से भी शुरू करे, कहीं से भी पढ़ ले, और 3 पेज का चैप्टर 5 मिनट की रीडिंग कोई भी कहीं भी कर सकता है, बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, एयरपोर्ट पे, ट्रेवल करते हुए, होटल में, टैक्सी में, वेटिंग रूम में, कहीं पे बैठ के वो जो है पढ़ सकता है। तो वो मेरा मकसद था इस बुक को लिखने का, और मैं लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था जो मैंने सक्सेसफुली की। मुझे अच्छा लगता है जब रीडर्स मुझे मेल भेजते हैं और कहते हैं कि आपके इस चैप्टर ने जो है मुझे टच किया है, तो वो सुन के पढ़ के मुझे अच्छा लगता है। तीसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा कि फार्मा इंडस्ट्री में स्कोप क्या है, तो अगर आप देखें फार्मा इंडस्ट्री, बेसिकली फार्मा इंडस्ट्री जो है वो 2 डिपार्टमेंट में है। हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं टेक्निकल, नॉन टेक्निकल। टेक्निकल जो है वो है रिलेटेड टू फैक्ट्री, चाहे वो एपीआई की फैक्ट्री हो, चाहे फॉर्मुलेशन की फैक्ट्री हो, आर&डी है, एनालिटिक्स है, एफ&डी है, फॉर्मुलेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, क्वालिटी एश्योरेंस है। तो ये सारी जो है टेक्निकल फील्ड है फार्मा में। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो बी फार्म, एम फार्म करके आ रहे हैं और जिनको टेक्निकल साइंस ज्यादा पसंद है, वो इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। नॉन टेक्निकल में जो है आपके पास मार्केटिंग है, सेल्स है, सप्लाई चेन है, फिनांस है, फिनांस फॉर नॉन फिनांस है, और डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्केटिंग सर्विसेज है, सेल्स फोर्स इफेक्टिवनेस है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, और ह्यूमन रिसोर्स जो है कॉर्पोरेट भी है, साइट फैक्ट्री रिलेटेड भी है, और सेल्स एंड मार्केटिंग रिलेटेड भी है। तो फार्मास्यूटिकल में स्कोप बहुत है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों जगह। अगर हम अब मार्केट देखते हैं तो फार्मास्यूटिकल में डोमेस्टिक इंडिया मार्केट और एक्सपोर्ट्स, तो अगेन 2 अपॉर्चुनिटी है। डोमेस्टिक मार्केट इटसेल्फ इज वेरी बिग मार्केट, मोर देन 1,25,000 करोड़, ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो सॉलिड फाउंडेशन है। 1.3 बिलियन पॉपुलेशन इंडिया का होने की वजह से काफी अपॉर्चुनिटी है डोमेस्टिक कंजम्पशन का। एक्सपोर्ट्स यू नो इज अ वास्ट मार्केट, आप एपीआई हो चाहे फॉर्मुलेशन हो तो आप कर सकते हैं। दूसरा, फार्मास्यूटिकल में जो अपॉर्चुनिटी है, एक है प्योर मैन्युफैक्चरिंग, एक है मैन्युफैक्चरिंग प्लस मार्केटिंग, तीसरा है ट्रेडिंग का बिजनेस करना, चौथा है प्रोपोगंडा कम डिस्ट्रीब्यूशन पीसीडी करना, पांचवा है इंस्टीट्यूट करना, छठा है कि सिर्फ आप मार्केटिंग करिए और प्रोडक्ट आउटसोर्स करिए। तो अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का हम अगर स्कोप, अपॉर्चुनिटी, पोटेंशियल देखते हैं तो ह्यूज है। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो बी फार्मा कर रहे हैं या एम फार्मा कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये आज भी देखिए इस कोरोना के सेटबैक के टाइम में भी फार्मास्यूटिकल जो है वो अभी भी अब जो है ऑन डिमांड है, हाई डिमांड में चल रहा है, चाहे डोमेस्टिक मार्केट हो चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो। तो फार्मा जो है वो एवरग्रीन रहने वाला है, डोमेस्टिक कंजम्पशन भी ह्यूज रहेगा, एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज भी ह्यूज रहने वाली है। सर मतलब आपने अपने किताब में बहुत ही अच्छा मतलब प्रिंसिपल्स लिखा है, लेकिन सर वो जैसे कि जो एक फार्मा इंडस्ट्री में कोई सेल्स या मार्केटिंग में कोई आना चाहता है सर, तो उसमें कौन सा स्किल है जो आपने अपने बुक में बहुत अच्छी बखूबी लिखा है, बहुत सारा स्किल्स है जो अगर डेवलप करे तो वो राइट फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव टू वाइस प्रेसिडेंट लेवल सबके लिए है, वो सबके लिए वैलिड है, कोई भी पोजीशन पर अगर प्रिंसिपल को अप्लाई करे तो काफी आगे जा सकता है सर। तो उसमें ऐसा हाँ कौन सा तो स्किल, हाँ ऐसा कौन सा स्किल है जो इनिशियल लेवल में जरूरत पड़ता है सर, शुरुआत में ज्यादा जरूरत पड़ता है? आपके बुक में आपने बहुत अच्छा लिखा है, तो दर्शकों से कुछ बताना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा स्किल है जो उनको इमीडिएट चाहिए, जो इमीडिएट एंट्री लेवल में उनको जरूरत पड़ेगा, मतलब जॉब स्टार्ट करने के लिए जरूरत पड़ेगा? राइट, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मेरा ये मानना है कि फार्मा फील्ड या किसी भी फील्ड में अगर किसी को बहुत ऊंचाई पे जाना है, बहुत तेजी से ग्रोथ करना है, तो आस्क माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। आस्क माइंडसेट का मतलब है ए एटीट्यूड, एटीट्यूड होना चाहिए सीखने का। सही बात है। और ये एटीट्यूड
किसी से भी सीखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई एक्सपीरियंस्ड है तभी सिखा पाएगा। इवन ऑफिस में हम जाते हैं तो वहाँ पे ऑफिस में पीएन भी बहुत कुछ सिखा देता है, ऑफिस अटेंडेंट भी बहुत कुछ सिखा देते हैं। तो पहले तो एटीट्यूड होना चाहिए सीखने का। दूसरा, एटीट्यूड होना चाहिए सीखी हुई बातों को अप्लाई करने का। हमने सीखा और अप्लाई नहीं किया तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो एटीट्यूड लर्निंग और एप्लीकेशन दोनों होना चाहिए। दूसरा, स्किल सेट। हम जब कॉलेज से पढ़ के निकलते हैं, यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, तो हमारे पास नॉलेज होती है लेकिन स्किल्स नहीं होते हैं। हमने केमिस्ट्री पढ़ी है लेकिन केमिस्ट्री का एप्लीकेशन क्या है वो हमें नहीं आता है। तो स्किल सेट डेवलप करना बहुत जरूरी है। और आजकल स्किल सेट डेवलप करना आसान है क्योंकि बहुत से डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्किल सेट डेवलप की जा सकती है। हम सेमिनार्स अटेंड करते हैं, वेबिनार्स अटेंड करते हैं, यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस मिलते हैं जहां से हम स्किल सेट्स डेवलप करते हैं। दूसरा, आ, अगर हमें स्किल सेट डेवलप करना है तो जिस डिपार्टमेंट में हम जाते हैं उस डिपार्टमेंट में हमें हमेशा क्यूरियस रहना चाहिए। अपने में क्वेश्चंस पूछने चाहिए और ऑब्जर्वर बनना चाहिए। हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उस सराउंडिंग से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। जब तक क्यों का आंसर नहीं मिलता है सीखते नहीं है। तीसरा है कि नॉलेज। नॉलेज अबंडेंस में है। आज नॉलेज सोशल मीडिया पे बहुत मिलता है, लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई करना है, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना है। जब तक नॉलेज अप्लाई नहीं होता है तब तक सक्सेस नहीं मिलता है। और जब नॉलेज बार बार हम अप्लाई करते हैं तो ग्रेजुअली हम जो है विजडम डेवलप करते हैं। जैसे मेरे जैसे जितने भी सीजन सीनियर प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने बहुत बार अपने नॉलेज को, स्किल को अप्लाई किया, कभी सक्सेस मिला, कभी सेटबैक मिला। तो सेटबैक से उन्होंने लर्निंग ली और उसको मॉडिफाई किया, चेंज किया, फिर से अप्लाई किया और सक्सेस गेन किया। तो इस तरीके से मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि किसी भी फील्ड में एटीट्यूड होना चाहिए सीखने का, एटीट्यूड होना चाहिए अप्लाई करने का। स्किल हमें सीखना चाहिए, स्किल को अप्लाई करना चाहिए, नॉलेज अक्वायर करना चाहिए, नॉलेज डेवलप करना चाहिए और नॉलेज को अप्लाई करना चाहिए। तो ये ASK, आस्क फॉर्मूला जिसने भी लगा दिया उसको गारंटी सक्सेस मिलेगा। और मैंने जो आज तक गेन किया है वो आस्क फॉर्मूले से ही गेन किया है। मेरा एटीट्यूड हमेशा ये रहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जो मैं नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैं सब कर सकता हूँ। एक माइंडसेट होना जरूरी है और उसके लिए स्किल अक्वायर करना जरूरी है। स्किल है हाउ टू डू। कई बार हमें नॉलेज होती है व्हाट टू डू, बट वी डोंट नो हाउ टू डू। तो हमें हाउ टू डू सीखना बहुत जरूरी है। और एक बार नॉलेज है, स्किल है, अप्लाई करिए, गारंटीड सक्सेस मिलेगा। सर बहुत बड़ा विजडम आपने शेयर किया हम लोगों से, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन सर कुछ लोग जानना चाहते हैं कि जो फार्मा इंडस्ट्री में है या कोई भी इंडस्ट्री में है, वो अपने आप को, जैसे कि आपका जर्नी हम देखें तो काफी इंस्पायरिंग है, वो काफी मतलब आपने 22 मतलब अभी तक 22-23 आपने ग्रोथ लिया कंपनी में रह के, मतलब प्रमोशंस लिया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, सेल्स में, मार्केटिंग में आपने काम किया। तो लोग चाहते हैं कि वो ग्रो करें सर, 10x मतलब 10 गुना फास्ट ग्रो करें। तो वो कैसे पॉसिबल है सर? कुछ ऐसा कुछ वो ऐसा कुछ एक्वायर करे या ऐसा कुछ करे, परफॉर्मेंस दे, क्या वो करे कि ताकि, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको किसी को प्रमोट करना है, तो आप किसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेंगे, किसको आप सबसे पहले प्रमोट करना चाहेंगे, किस तरह के स्किल सेट वाले लोगों को या किस तरह के परफॉर्मेंस वाले लोगों को आप ग्रो करना चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा? क्या क्वालिटी आप उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डिफरेंट पीपल, दे हैव डिफरेंट क्राइटेरिया और फॉर देम देयर आर डिफरेंट प्रायोरिटीज। लेकिन जब मैं किसी कैंडिडेट को इंटरव्यू करता हूँ, चाहे हायरिंग के लिए या प्रमोशन के लिए, तो मैं पहले उसका विल चेक करता हूँ, स्किल नहीं चेक करता। बहुत बड़ा? पहले मैं उसका विल चेक करता हूँ।
अगर उस बंदे में विल है तो मैं स्किल उसको गिफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन उस आदमी में विल नहीं है तो एज ए मैनेजमेंट हम कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी एफर्ट लगा लें, वो जो है स्किल जो है एक्वायर नहीं करेगा। तो हम पहले विल चेक करते हैं कि उस आदमी का माइंडसेट क्या है। अगर वो एडॉप्टिव है, अगर वो लर्निंग में बिलीव करता है, अगर वो अप्लाई करने में बिलीव करता है, अगर वो ग्रोथ में बिलीव करता है, तो बहुत इजी है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने जिस किसी भी कंपनी में काम किया है, विद इन 24 months 90% of my managers are internally promoted. Hardly 10% managers I hire from outside. 90% जो है मेरे जो है वो मैं इंटरनली प्रमोट करता हूँ। और मैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से मैं तर्क वितर्क करता हूँ, फाइट करता हूँ, अपने बॉसेस से फाइट करता हूँ। और मैं जिन बच्चों को प्रमोट करता हूँ मैं उनको स्पॉन्सर करता हूँ। एज ए मैनेजर, एज ए मैनेजमेंट, हमें यंगस्टर्स को स्पॉन्सर करना चाहिए। स्पॉन्सर करने का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जब हम किसी को प्रमोट करते हैं, हमें मालूम है कि इसमें स्किल सेट की कमी है, इसमें नॉलेज की कमी है, बट इसका एटीट्यूड बहुत हाई लेवल का है। तो वहां पे मैनेजमेंट का रोल आता है कि उसको रिक्वायर्ड इसेंशियल नॉलेज और स्किल गिफ्ट करे। लेकिन कई बार हमसे गलती ये होती है, हम प्रमोट करने के बाद हम इंडक्शन नहीं करते हैं, और इंडक्शन के बाद हम हैंड होल्डिंग नहीं करते हैं, और हम उस कैंडिडेट को अगली पोजीशन के लिए तैयार नहीं करते हैं। तो हमारे मैनेजमेंट से हमसे चूक कहाँ होती है कि हमने उसका विल आइडेंटिफाई करके प्रमोट किया, लेकिन उसको स्किल गिफ्ट करने में हम पीछे रह जाते हैं। इसलिए अगर आप देखिए, जिस बंदे में विल है उसका अचीवमेंट हमेशा अच्छा होगा, और जिस बंदे में विल नहीं है उसका अचीवमेंट जो है वो स्ट्रगलर वाला होगा। और अगर आप विल और स्किल की स्पेलिंग को ध्यान से देखें, तो विल से अगर आप डब्लू को हटा दें तो हमें इल मिलता है। जो आदमी बीमार है, जिसकी मानसिकता ठीक नहीं है, जिसका माइंडसेट ठीक नहीं है, उसको प्रमोट करना ना सिर्फ अपना कंपनी का मैनेजमेंट का नुकसान करना, बल्कि उस इंडिविजुअल का भी नुकसान करने जैसा होता है। और अगर विल प्लस स्किल का कॉम्बिनेशन आ जाए तो सोने पे सुहागा, तो वो सुपरस्टार रॉक स्टार है। वैसे ही आप स्किल की अगर स्पेलिंग देखते हैं, किल में एस को आप निकाल दें तो किल बचता है। तो जो आदमी विल नहीं लेके चलेगा वो बीमार है, और जो स्किल नहीं डेवलप करेगा वो अपने आप को मारते जा रहा है। एक दिन वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा। जिस तरीके से हमारे सेलुलर फोन में, स्मार्टफोन में, या हमारे लैपटॉप में सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है, वैसे ही हमें अपने स्किल अपग्रेड करना चाहिए, हमें अपने माइंडसेट को अपग्रेड करना चाहिए। तो जिन लोगों के विल अच्छे होते हैं और अगर उनको मैनेजमेंट स्किल गिफ्ट करता है, वो एसेट होता है। एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय जो है कंपनी के लिए सुपरस्टार होता है, रॉकस्टार होता है। कई बहुत लोगों के पास उल्टा है, स्किल बहुत है लेकिन विल नहीं है, हाईली टैलेंटेड है लेकिन वो विलिंगनेस नहीं है, काम करने का उसका विलिंगनेस नहीं है। तो उस टैलेंट का आप क्या करोगे? टैलेंट और नॉलेज व्हेन अप्लाइड बिकम्स विजडम। सर, तो आज के जमाने में किस तरह के लोग ज्यादा मिलते हैं, विलिंगनेस वाले या स्किल वाले जो लोग ज्यादा मिलते हैं? जैसे आपने बताया था कि स्किल एक्वायर किया जा सकता है, विलिंगनेस मतलब थोड़ा मेरे को लगता है कि रेयर होता है। तो मतलब आज के इन्वायरमेंट में कौन से लोग ज्यादा मिलते हैं सर? देखिए, जिस जिस बंदे का विल अच्छा नहीं है, ये उस इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है। लेकिन जिस बंदे में नॉलेज और स्किल की कमी है, वो मैनेजमेंट की मैंने प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा पॉइंट आपने बताया सर। विल डेवलप करना इंडिविजुअल की अकाउंटेबिलिटी है, और स्किल डेवलप कराना मैनेजमेंट की अकाउंटेबिलिटी है।
अकाउंटेबिलिटी का मतलब है आंसरेबिलिटी, विलिंगनेस क्रिएट करना, डेवलप करना, मैं अकाउंटेबल हूं, लेकिन स्किल मेरे अंदर आए, डेवलप हो, मेरे मैनेजमेंट की समस्या है, वो उनकी अकाउंटेबिलिटी है, दे आर आंसरेबल। तो आज के टाइम में स्किल मिलता है लेकिन विल नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चे जब यंगस्टर जब कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो हाई एस्पिरेशंस होता है, और कॉलेज में जो है, यूनिवर्सिटीज में उनको बताया जाता है, कैंपस सिलेक्शन वगैरह सिखाया जाता है, वहां पे उन्हें बताया जाता है कि बड़े पैकेज में उनका सिलेक्शन होगा, लेकिन जब एक्चुअल सिलेक्शन होता है और जो पैकेज उन्हें ऑफर होता है, तो वो डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन होती है। तो पहले तो उस स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में वो फी देता है सीखने के लिए, लेकिन जब वो एम्प्लॉय बन तो उसको फी है सीखने के लिए, तो वो फी वहाँ है। लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं करियर, तो हमें कंपनी हमें जो है पैसे देती है, सैलरी देती है उस काम को ठीक से करने के लिए, जहां हम सीखते हैं, इनिशियल करियर में हम सीखते हैं। इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ, व्हेन वी स्टार्ट आवर करियर, व्हाट वी अर्न इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट वी लर्न इज मोर इम्पोर्टेंट। तो स्टार्ट ऑफ द करियर, लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन अर्निंग। इम्पोर्टेंट बात कहा सर आपने, क्योंकि जितना आदमी लर्न करेगा उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, मतलब वो बहुत जी हाँ, इम्पोर्टेंट। लेकिन एक एक कॉशन है यहाँ पे, ओनली लर्निंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, लर्निंग प्लस एप्लीकेशन इज इम्पोर्टेंट। बहुत बड़ा चीज, अप्लाई अप्लाइंग नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। बहुत इम्पोर्टेंट है सर। सर एक चीज पूछना था आपसे कि जैसे कि लोग आपने बुक में बहुत अच्छा लिखा है, वो चैप्टर मेरा फेवरेट चैप्टर है, जिसमें आपने लिखा है आर्गुमेंट के बारे में। तो लोग जैसे लिखा है उसमें कि अगर आप किसी से आर्ग्यू करते हैं तो आप भले आर्गुमेंट में जीत जाएं, लेकिन आप एक्चुअली क्या होता है कि आप उसके नजर में मतलब नहीं, मतलब ये आगे नहीं आ पाते हैं। आर्गुमेंट में भले आप जीत जाएं, या सामने वाला अगर कस्टमर है, कस्टमर में आप आर्गुमेंट में जीत जाए, भले जीत जाए, लेकिन कस्टमर आपके हाथ से जाते रहता है। तो उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे सर, मतलब काफी इंपॉर्टेंट लगा मेरे जी हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। बेसिकली होता क्या है कि हमने एक प्रोवर्ब सुना है, व्हेन यू विन एन आर्गुमेंट यू लूज अ कस्टमर, राइट। ईगो जो है ना, वो तीन टाइप के होते हैं, चाइल्ड ईगो, एडल्ट ईगो, पेरेंट ईगो। कस्टमर अक्सर जो है एडल्ट ईगो पे होता है, क्योंकि वो बायर है, और हमने हमेशा ये सुना बायर इज किंग, बायर इज किंग, राइट। तो जब हम आर्गुमेंट करते हैं, तो हम वी लूज रिलेशनशिप, वी लूज रिलेशनशिप। और आर्गुमेंट में अक्सर आप देखिए, कौन जीत रहा है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, को। कौन सही है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आर्गुमेंट जब हम करते हैं, तो हु इज राइट, वी फोकस ऑन हु इज राइट, वी डोंट फोकस ऑन व्हाट इज राइट। जबकि हमें डिस्कशन करना चाहिए, आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, हमें डिस्कशन करना चाहिए, हमें डिबेट करना चाहिए। और जब हम डिस्कशन करते हैं तो हम क्यूरियस होते हैं, हम उस वक्त हमें चीफ लिसनिंग ऑफिसर बनना चाहिए। जब आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं बहुत अटेंटिव होके मैं आपके क्वेश्चंस को ध्यान से सुन रहा हूँ। एंड दैट इज व्हाई मेजॉरिटी ऑफ पीपल, दे हियर, दे डोंट लिसन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। यस हियरिंग जो है वो टेम्परेरी होती है, लिसनिंग जो है वो परमानेंट होती है। वी हियर टू रिप्लाई, हम जल्दी में होते हैं, कई बार हम सुनते हैं रिप्लाई देने के लिए, जबकि हम लिसनिंग करते हैं तो हम जो कुछ सुनते हैं उसको प्रोसेस करते हैं। मिडिल ब्रेन प्रोसेस करने के बाद में लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन जो है वो
रैशनल लॉजिकल थिंकिंग करता है, कैलकुलेशन करता है, क्रिएटिव माइंड वहां काम करता है, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि ओके अब इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो हियरिंग टेम्परेरी है, और हियरिंग रिप्लाई देने के लिए होती है, जबकि लिसनिंग परमानेंट है, और लिसनिंग में क्वेश्चन, थॉट्स, क्यूरियोसिटी प्रोसेस होता है। तो जब हम आर्गुमेंट करते हैं तो हम अपना माइंड शट कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, हम अगले आदमी की बात को सुनते नहीं है। तो हमें ध्यान से सुनना चाहिए। दूसरा, वी शुड एग्री नॉट टू डिसएग्री। हम पहले से माइंड बना लेते हैं कि अभिषेक जो कुछ मुझसे बोलेगा मैं उसे पहले ना ही बोलूंगा। वी बिकम टू मच जजमेंटल। तो हमें ओपन हार्ट, ओपन माइंड से किसी से मिलना चाहिए, किसी की बात सुनना चाहिए, और पहले से कुछ क्लीन स्लेट की तरह जाइए, नए थॉट्स को आने दीजिए, और उसके बाद जो आपको ठीक सही गलत लगता है आप रिप्लाई करिए। और जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, जब हम डायलॉग करते हैं, जब हम संवाद करते हैं, तो हमें क्यूरियस होना चाहिए, इंक्विजिटिव होना चाहिए, हमें क्वेश्चंस पूछना चाहिए। बेस्ट ऑप्शन है अगर हम क्वेश्चन पूछें अगले आदमी से कि आप मीनिंग क्या है। एक और कॉन्सेप्ट है कि जब हम डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो हमें बायर बनना चाहिए, सेलर नहीं। बायर का मतलब यह है, जैसे मैंने पहले कहा कि बायर इज किंग, तो मुझे बायर बनना चाहिए। मुझे अभिषेक से पूछना चाहिए कि आपने ये 3 सेंटेंस बोला है, ये 3 सेंटेंस आपने किस हिसाब से बोला है, मुझे बताइए। तो मैं बायर हूं, आप मुझे अब अपने कॉन्सेप्ट, अपने आइडिया, अपने लॉजिक को आप मुझे अब सेल कर रहे हो और मैं बाय कर रहा हूँ। बट रियल लाइफ में हम उल्टा करते हैं, हम सेलर बन जाते हैं। मैं भी सेल कर रहा हूँ, आप भी सेल कर रहे हैं। जब दो लोग डायलॉग कर रहे हैं और दोनों सेलिंग प्रोसेस में बिजी हैं, तो डिसीजन मेकिंग नहीं होगा। फिर वो हीटेड डिस्कशन हो जाता है और एक दूसरे पे चिल्लाना शुरू कर देता है। तो पहली बात, हमें जो है लिसनिंग करना चाहिए, हमें चीफ लिसनिंग ऑफिसर बनना चाहिए। दूसरा, हमें बायर बनना चाहिए। तीसरा, हमें क्यूरियस होना चाहिए। चौथा, हमें ज्यादा से ज्यादा अगले आदमी को मौका देना चाहिए बोलने का। जितना ज्यादा अगला आदमी बोलेगा उतना इंफॉर्मेशन वो हमसे शेयर करेगा। सॉरी। एक बहुत पावरफुल चैप्टर मैंने पढ़ा सर, उसमें आपने लिखा है कि आप अपना मिस्टेक को, जैसे कि होता है कि हम लोग कुछ मिस्टेक करते हैं, काम करते हैं, अलग अलग चीज एक्शन लेते हैं, तो उसमें मिस्टेक होता है उसमें। तो आपने बोला कि अपना, आपने अपने चैप्टर में बहुत अच्छा लिखा है कि अपने मिस्टेक को आप मान ले, वहां पर हम्म। अपने मिस्टेक को मान ले। उसमें उस समय आपको भले थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो, लेकिन आप अगर अपना मिस्टेक मान लेंगे तो उसके बारे में मतलब वो ज्यादा आपके लिए, आपके फेवर में आ जाएगा। तो ये इस बात को कैसे, मतलब आप जैसे कि अगर मैं कुछ मिस्टेक करता हूँ तो मैं अपने बॉस से बताने में हमेशा डरता हूँ, या किसी से शेयर करने में डरता हूँ, मैं चाहता हूँ छिपा लूँ किसी तरह से। तो वो कैसे उसके लिए पावरफुल बन सकता है सर, अगर मिस्टेक को शेयर कर दे, बता दे, या मान ले अपने बात को, मिस्टेक को। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मैं माइथोलॉजी में एग्जांपल दूंगा और फिर इस सब्जेक्ट पे आऊंगा। मैंने लिखा है कि एडमिट योर मिस्टेक ग्रेशियसली। तो मिस्टेक एडमिट करने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है, करेज। हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए। एंड करेज इज नॉट absence ऑफ फियर, करेज इज एन एबिलिटी टू ओवरकम फियर। करेज जो है वो, उसमें ऑलरेडी जो है एक एबिलिटी होती है कि आप फियर को ओवरकम कर लो, हिम्मत करो और बोल जाओ। हम वो करेज इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, इस वजह से हम जस्टिफाई करते रहते हैं, जस्टिफाई करते रहते हैं। अब अगर आप माइथोलॉजी में जाएं, महाभारत में जाएं, तो अगर द्रौपदी ने अपने मिस्टेक को करेज दिखा के एडमिट किया होता कि मैंने आपको नीचा दिखाया, ये मेरा मिस्टेक है, प्लीज फॉरगिव मी,
तो बात आगे ना बढ़ती है। सिमिलरली उस सभा में द्रौपदी से दुशासन और दुर्योधन उन्होंने अपनी मिस्टेक को एडमिट कर लिया होता तो बात आगे ना बढ़ती, और वो मिस्टेक को हाइड करने के चक्कर में इतना बड़ा महाभारत हो गया। वैसे होता है, हम करेज नहीं दिखाते, हम जस्टिफाई करते हैं, नहीं मैंने जो बोला है वो सही है बिकॉज ऑफ एबीसी, बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजन, और इसलिए वो बात बढ़ते जाती है। आप एक बार करेज करके अपनी मिस्टेक एडमिट कर लो, आप देखो आपका दिल दिमाग हल्का हो जाएगा। और जो आदमी अपने मिस्टेक को एडमिट करता है उसको अगला आदमी बहुत अप्रिशिएट करता है, वो रिस्पेक्ट देता है कि ये बहुत करेजियस है, ये बहुत ऑनेस्ट है, ये बहुत हम्बल है, ये बहुत सिंसियर है, ये बहुत जेन्युइन है, क्योंकि इन्होंने अपना मिस्टेक एडमिट किया। तो मिस्टेक एडमिट करने के लिए जो है बहुत बड़ा करेज चाहिए, और वो लोगों में नहीं होता है। आप एक बार मिस्टेक करिए, अगला आदमी जो है ना सिर्फ फॉरगिव करता है बट वो फॉरगेट भी करता है। तो इसलिए हमें, अगर हमसे मिस्टेक हो, यस, एज ए ह्यूमन बीइंग हम मिस्टेक करेंगे, डेली हम करेंगे, बट उस मिस्टेक को हाइड नहीं करना चाहिए, उस मिस्टेक को एडमिट करना चाहिए। बट यस, सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन नहीं करना चाहिए। आप नया मिस्टेक करिए बट सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन मत करिए। अगर सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन कर रहे हैं तो ब्लंडर है। बहुत बड़ा बात है सर, ये बहुत बड़ा बात है। सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आप जैसे कि इमोशन को बहुत, जैसे कि लोग बोलते हैं कि इमोशन इज ऑलवेज वीकनेस, मैंने भी बचपन से ही सुना था कि इमोशन हमेशा वीकनेस होता है किसी का भी। आप इमोशनल हो गए, जैसे मैं पिछले कंपनी में था तो वहां पर मैं कुछ बात बता रहा था तो लोग बोल रहे थे कि नहीं आप इमोशनल होकर बात कर रहे हो। तो इमोशनल होना अपने आप में लोगों को लगता है कि वो वीकनेस का निशानी है। तो उसको सर आपने बुक में बखूबी लिखा है कि उसको स्ट्रेंथ के रूप में यूज किया जा सकता है। मतलब आपका अपना इमोशन को आप स्ट्रेंथ के रूप में एज ए स्ट्रेंथ यूज कर सकते हैं, और वो बहुत पावरफुल वेपन हो सकता है आपके लिए। तो ये कैसे सर, मतलब संभव कैसे है? मैंने बहुत कुछ समझा उसमें, लेकिन दर्शकों को सर कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे सर? जी हाँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि इमोशन स्ट्रेंथ है या वीकनेस है। जब मैं इंटरव्यू कंडक्ट करता हूँ और मैं कैंडिडेट से पूछता हूँ कि टेल मी योर 3 वीकनेसेस, तो उनका पहला आंसर होता है आई एम अ हाईली इमोशनल पर्सन। तो मैं सब पूछता हूँ उनसे कि इमोशन आपका स्ट्रेंथ है या वीकनेस है? बोलते नहीं वीकनेस है। तो मैं उनसे एक बहुत सवाल पूछता हूँ कि आपको आज ये नौकरी मिल जाए और मन चाहा पैकेज मिल जाए, तो आप इसको सेलिब्रेट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो होता है मेरे लिए तो जैकपॉट है, अगर मनचाही नौकरी और मनचाही सैलरी मिल जाए तो इससे बढ़िया खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो मैं पूछता हूँ वो खुशी इमोशन है या नहीं है, स्ट्रेंथ है कि नहीं है? क्या आपको अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा पैकेज मिल जाए, तो क्या आप रोते हुए घर जाएंगे, हंसते हुए जाएंगे? तो वो स्ट्रेंथ है। अगर आपको खुशी मिले कि भाई हाँ, आपको लॉटरी लगी है, तो आप खुश होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल खुश होंगे। तो इमोशन जो है, एनर्जी इन मोशन होता है, और एनर्जी जो है वो आप देखिए, इमोशन कभी हैप्पी वाला होता है, कभी सैड वाला होता है, कभी एंगर वाला होता है, कभी डिसगस्टिंग वाला होता है, कभी सरप्राइजिंग भी होता है। आपको कभी सरप्राइज मिलता है तो आप खुश हो जाते हैं, और सरप्राइज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो इमोशन अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेंथ है। खुशी की बात है, सेलिब्रेट करिए। अगर गम की बात है तो आपको फिर थोड़ा सा सैडनेस आएगा, तो सैडनेस को हैंडल करना है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस होते हैं। और स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे तो इमोशन में हमेशा से स्ट्रेंथ ही आपको मिलेगा, वीकनेस नहीं मिलेगा। तो जब आप किसी से प्रश्न पूछिए और उसका डिफरेंशिएशन आप चेक करिए, तो थोड़े समय बाद वो बताते हैं कि नहीं नहीं, इमोशन जो है वो मेरे लिए स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं।
तो होता क्या है कि ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो फीलिंग्स हैं, ये हमें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की गई हैं, इसलिए हमें वी आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन, हैप्पी और सैड, वो हम उसको जो है डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। बट इमोशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेंथ, ऑलवेज अ स्ट्रेंथ। और इमोशन में आप एक्सप्रेसिव होते हैं। आप जब किसी से बात कर रहे हैं, आप जब किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, या जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो हमेशा आपको सिखाया गया है आई टू आई कांटेक्ट करिए। और कहते हैं कि आंखें जो है सच बोलती हैं, और आंखें तब तक सच नहीं बोलेंगे जब तक आप इमोशन नहीं लेके आओगे अपने चेहरे पे, बात जब सही। तक आप जेन्युइन नहीं होंगे, तब तक आप जो है ऑनेस्टी से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। तो एक्सप्रेस करना है तो इमोशनल रहना है, जेन्युइन रहना है, ऑनेस्ट रहना है, सिंसियर रहना है, हम्बल रहना है। एंड एनीबडी एंड एवरीबडी कैन मेक आउट वेदर यू आर ओरिजिनल और फेक। सही बात। एनीबडी एंड एवरीबडी कैन मेक आउट ओरिजिनल है या फेक है। तो इमोशन इज स्ट्रेंथ। सर आपने एक लिखा था कि उसमें एक लिखा है आपने बुक में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे को अचानक मैं पढ़ा था कुछ दिन पहले भी, तो उसमें ध्यान आया कि माइंड शेयर लेने से अच्छा है कि हार्ट शेयर लो किसी का भी। हाँ, तो वो हाँ। क्या कैसे सर, उसको कैसे ये कर सकते हैं, हार्ट शेयर लेने का मतलब? देखिए होता क्या है, जब एक आदमी दूसरे आदमी से मिलता है, तो वो हमेशा, हेलो, हेलो, हाँ सर। जब एक आदमी दूसरे आदमी से मिलता है, हम्म, जब एक आदमी दूसरे आदमी से मिलता है, तो वो हमेशा जो है उसका माइंड रीड करने की कोशिश करता है। और जब हम किसी का माइंड रीड करने की कोशिश करते हैं, अपना इंटेलेक्चुअल टैलेंट दिखाने की कोशिश करते हैं, और वहां पे जो है ईगो बीच में आ जाता है। जब दो एडल्ट मिलते हैं, एडल्ट ईगो सामने आता है, तो कोई डिफिट लेने को तैयार नहीं, फिर धीरे धीरे वो जस्टिफिकेशन होता है, आर्गुमेंट होता है, और फिर वो रिश्ते बिगड़ते हैं। फिर कौन सही है उस पे ज्यादा बात करते हैं, सही है। तो जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, तो हमें हार्ट टू हार्ट बात करना चाहिए, हमें माइंड टू माइंड बात नहीं करना चाहिए, हार्ट टू हार्ट बात करना चाहिए। मैं अगर आपसे अभी बात कर रहा हूं, तो मैं हार्ट टू हार्ट बात कर रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे अंदर जितना भी विजडम है, मेरे अंदर जितना भी एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज है, उसके मुताबिक मैं आपको सही आंसर दे पाऊं। तो मेरे दिल में जो आ रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सर आपने जैसे कि हजारों किताब पढ़ा है और आपके पास बहुत बड़ा लाइब्रेरी है किताब का, और उसमें आपका फेवरेट किताब कौन सा है जिसको आप लोगों को रिफर करना चाहेंगे कि वो किताब सही में, मतलब आपके किताब के अलावा सर बहुत सारा ऐसा किताब है जो आप पढ़ते हैं अभी भी अपने पास, डेली आप पढ़ते हैं हम्म, उसको, और हम्म। आपका फेवरेट है सर, कौन सा ऐसा किताब है जो आप करना चाहेंगे लोगों को? हाँ, अगर अगर मुझे एक दो किताब बोलनी हो तो मुश्किल हो जाएगा, हाँ, क्योंकि लिस्ट बड़ी लंबी है, राइट। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बहुत बेहतरीन किताबें हैं। जैसे आपको अगर पढ़नी है, तो मैंने अपनी बुक में हाउ टू बिकम अ हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी, उसमें चैप्टर 32, लास्ट चैप्टर मैंने लिखा है, जिसमें मैंने करीब 11-12 जो है वर्ल्ड के रिनॉन ऑथर्स और उनकी 20 बेहतरीन किताबों के बारे में लिखा है। लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं जो जो कल्ट हो गई हैं, जो गोल्ड स्टैंडर्ड हैं। जैसे आप मुझसे पर्सनल मेरी चॉइस देखेंगे, तो एक ऐसी बुक है जिसको पढ़ने के बाद में मेरे अंदर काफी चेंजेस आए। जेम्स एलन करके एक ऑथर हैं, बहुत पुराने ऑथर हैं। उन्होंने एक बुक लिखी है, एज अ मैन थिंक, एज अ मैन थिंक। ये एक ऐसी बुक है जो मुश्किल से 60-70 पेज की बुक है, जो पढ़ने के बाद मेरे अंदर बहुत बदलाव आया। लेकिन अगर आपको और भी पढ़ना है, तो डॉक्टर रॉबर्ट शुलर की बुक्स आप पढ़ सकते हैं। आप डेल कार्नेगी की बुक पढ़ सकते हैं। मतलब डेल कार्नेगी तो उनकी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, वो एक तरीके से बाइबल है।
तो ये जो ऐसी बुक्स हैं वो आप पढ़िए, या फिर रॉबिन शर्मा को पढ़िए। तो ये कुछ बड़ी बेहतरीन बुक्स हैं जो पढ़ना बहुत जरूरी है। नॉर्मन विंसेंट की काफी बुक्स है, थिंक एंड ग्रो रिच, ये सब जो बुक्स हैं बहुत ही बेहतरीन बुक्स हैं। और यस, हमारे इंडियन ऑथर्स में भी हैं शिव खेरा, ठीक यू है। कैन विन, कॉर्पोरेट चाणक्य है, राधा कृष्णन पिल्लई। तो ये कुछ बेहतरीन बुक्स हैं। और अगर एक बुक और उस बुक से आपको अनलिमिटेड लर्निंग्स लेनी है तो वो है भगवत गीता। भगवद गीता। भगवत गीता। सर आप जैसे कि बहुत सारा, जैसे कि लोगों को, जैसे कि आपने अ, आप किसी कंपनी में लोगों को लेते हैं या एक्वायर करते हैं या हायर करते हैं किसी को, तो उसको सबसे पहले आप कौन सा ऐसा स्किल है जो आप अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में लोगों को चाहते हैं कि वो सिखाएं उनको, अपने जो आपके ट्रेनर्स हैं वो लोग उनको सिखाएं, और कौन सा ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम से उनको आप एम्पावर करते हैं ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सके ऑर्गेनाइजेशन के नीड के हिसाब से? अक्षर है, होना बहुत जरूरी है। मालूम होना चाहिए कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर क्या है, वैल्यू सिस्टम क्या है, इथोस क्या है, और उससे क्या एक्सपेक्टेड है। दूसरा, हमें हर एम्प्लॉय का KRA KPI डिफाइन करना चाहिए कि उससे क्या एक्सपेक्टेड है। तीसरा, हमें चेक करना चाहिए, वैलिडेट करना चाहिए कि उस काम को करने के लिए रिक्वायर्ड इसेंशियल नॉलेज एंड स्किल होना चाहिए, वो उसके पास है या नहीं है। अगर नहीं है तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, LND डिपार्टमेंट या ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, इन सबको कोलेबरेट करके उसको इसेंशियल रिक्वायर्ड क्रिटिकल नॉलेज और स्किल देने की भी सख्त जरूरत होती है। अब जैसे सेल्स में है, हमारे डोमेस्टिक बिजनेस में अगर सेल्स में टीम आता है तो फ्रंटलाइन मैनेजर, तो फ्रंटलाइन मैनेजर का रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, वो हमें उसे सिखाना बहुत जरूरी है। तो म- मैं देखता हूं कि लोग जो है कंफ्यूज होते हैं रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के बारे में। उनको वो जो रोल के बारे में बोलते हैं सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बोलते हैं, सेम अकाउंटेबिलिटी के बारे में बोलते हैं, जबकि तीनों का डेफिनेशन अलग है। रोल अलग चीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, अकाउंटेबिलिटी अलग है। दूसरा, जो डिफरेंट हैट्स उनको पहनना पड़ता है, कभी उनको ट्रेनिंग मैनेजर बनना है, कभी उनको HR मैनेजर बनना है, कभी उनको डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर बनना है, कभी बनना है, कभी न्यूज मैनेजर बनना है, कब ऑर्बिट शिफ्ट करना है, वो सिखाना बहुत जरूरी है। फिर उसके अंदर रोल्स कैसे वो फंक्शन करेगा, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो निभाएगा, और कहाँ कहाँ वो आंसरेबल है, कहाँ कहाँ वो अकाउंटेबल है, वो सिखाना बहुत जरूरी है। सिमिलरली क्वालिटी एश्योरेंस में जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो डेटा इंटीग्रेशन करना है, वो सब सिखाना बहुत जरूरी है। वैसे R&D में, वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग में, वैसे ही API में, वैसे ही फॉर्मुलेशन में, हर डिपार्टमेंट में जो रिक्वायर्ड रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है, वो शेयर करना, उस पे उनको कोच करना बहुत जरूरी है। दूसरा, जो मेरा मानना है कि हर एम्प्लॉय को साल में एक बार री इंडक्शन देना बहुत जरूरी है। री इंडक्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम कंपनी ज्वाइन करते हैं उस वक्त हमें जो है इंडक्शन दिया जाता है, और 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल में हम वो सारे इंडक्शन के पॉइंट्स हम भूल गए रहते हैं। तो रिफ्रेशर इंडक्शन प्रोग्राम होना चाहिए, री इंडक्शन प्रोग्राम होना चाहिए, ताकि कॉर्पोरेट वैल्यू सिस्टम, कैसे कंपनी फंक्शन कर रही है, कहाँ कहाँ जो है हमने जो है टारगेट्स मीट किया, कहाँ कहाँ मिस किया, उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बट मैंने देखा है री इंडक्शन नहीं होता है, बहुत सी कंपनियों में री इंडक्शन नहीं होता है, इसलिए हम जो है वो कोर वैल्यूज जो है वो हम भूल जाते हैं।
सर आपने जैसे कि बुक लिखा, अपना बुक मतलब, तो उस बुक को किस कस्टमर को आपने सोच के लिखा था? मतलब वो बुक ऐसा है कि वो सब के लिए है एक्चुअली, वो ऐसा स्किल है जो सब के लिए वैलिड है, मतलब राइट फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव लेवल टू वाइस प्रेसिडेंट लेवल और कंपनी के ओनर, सब के लिए वैलिड है वो। तो किस कस्टमर को आपने दिमाग में रख के वो बुक को लिखा था? मैंने अपने आप को ध्यान में रख के वो बुक लिखा कि मुझे लाइफ में कितने चैलेंजेस आए, कितने कंस्ट्रेंट थे, कितना स्ट्रगल हुआ अपने आप को ग्रूम करने में, बिल्ड करने में। वैसे ही बहुत से यंगस्टर्स को प्रॉब्लम होती होगी और वो सारे सुपरस्टार बनना चाहते हैं, सबके एस्पिरेशंस होते हैं, लेकिन हाउ टू बिकम एक चैलेंज है उनके लिए। तो मैंने एक बुक में वो सारे टिप्स शेयर करने की कोशिश करी, ताकि जो भी पढ़े उससे कुछ लर्निंग मिले, और वो लर्निंग एप्लीकेबल होना चाहिए, एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए। सर तो अगर उसमें, लर्निंग हाँ इंप्लीमेंट नहीं होगी तो वो सीखेंगे नहीं। सही बात तो है। यंग मैनेजर्स, यंगस्टर्स के लिए ये बुक लिखी गई है। और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इंसान होगा जो हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी डेवलप नहीं करना चाहता होगा। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, हर लाइफ में हमें जो है एक एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी की जरूरत पड़ती है। तो अगर यंगस्टर्स सही टाइम पे वो सारी क्वालिटीज अपने अंदर एक्वायर कर लें और वो अप्लाई करें, तो वो सुपरस्टार बन सकते हैं। मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनने में जो है 22-23 साल लगे। मैं चाहता हूँ कि लोग 10 साल में, 15 साल में वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट की पोजीशन तक पहुंच जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वाइस प्रेसिडेंट, उसका पैकेज अगर मान लीजिए 1 करोड़ रुपया है, और कोई अगर 35 की एज में वाइस प्रेसिडेंट बन जाए और उसका पैकेज 1 करोड़ हो जाए, तो 5 साल वो जो पैकेज का बेनिफिट है वो मेरी तरफ से एक गिफ्ट है बुक पढ़ने वाले के लिए। आरओआई होता है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यस सर। तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई पढ़ के उसको कुछ बेनिफिट मिल जाए, अगर उसके लाइफ में वैल्यू एडिशन हो जाए, तो मैं सोचूंगा कि मैंने बुक लिख के एक अच्छा काम किया है, एक अच्छा कर्मा बिल्ड किया है अपने लिए। सर जैसे कि उसमें बहुत सारा क्वालिटी लिखा हुआ है, मतलब 30 से ज्यादा, मतलब उसमें ओवरऑल क्वालिटीज जो है वो डेवलप करना चाहिए, मतलब एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी के लिए, हाईली इन्फ्लुएंशियल आदमी होने के लिए। तो उसमें कौन सा ऐसा, एक ऐसा कौन सा चीज है जो आपका पर्सनल फेवरेट है, जिसको लिखने के लिए आपने जब शुरू किया था तो कब खत्म हुआ आपको पता भी नहीं चला, मतलब कब आपने 10 पेज लिख के खत्म किया और आपको एक्सपीरियंस है, आपने शेयर किया, तो वो कौन सा ऐसा एक चैप्टर था जो आपका फेवरेट है सर? कोई कोई ना कोई तो एक फेवरेट जरूर होगा सर उसमें। हाँ, बिल्कुल। एक नहीं, बहुत से फेवरेट हैं। तो मैं दो चार फेवरेट अपने टॉपिक्स बताऊंगा। मेरा सबसे फेवरेट, ट्रीट अदर्स लाइक अ वीआईपी। ट्रीट अदर्स लाइक अ वीआईपी। जब हम किसी को वीआईपी ट्रीट करते हैं ना, तो उस आदमी का परफॉर्मेंस अपने आप इम्प्रूव हो जाता है, उसकी पर्सनैलिटी अपने आप इम्प्रूव हो जाती है, उसका प्रोडक्टिविटी आउटकम अपने आप इम्प्रूव हो जाता है, और वो सबसे ज्यादा हैप्पीनेस देता है। एपीजे कलाम साहब बोलते थे, जब हम दूसरे को हैप्पीनेस देते हैं, उस वक्त जो हमें हैप्पीनेस मिलती है, उससे बड़ी कोई हैप्पीनेस नहीं है। तो ट्रीट अदर्स लाइक अ वीआईपी। दूसरा, बिकम अ सीएलओ, चीफ लिसनिंग ऑफिसर। हमें सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, हमें श्रोता बनना चाहिए, ऑडियंस बनना चाहिए। तीसरा, बिकम अ सीईओ, चीफ एनकरेजिंग ऑफिसर। मैंने मैंने अपने मैनेजर टेन्योर में बहुत लोगों को स्पॉन्सर किया है, बहुत से लोगों को एनकरेज किया है। और जब कभी वो मुझे कहीं मिलते हैं या कभी फोन पे मुझे बात करते हैं या कभी एयरपोर्ट पे मुझसे टकराते हैं, तो हमेशा वो बोलते हैं कि मैंने ये वाली बात आपसे सुनी,
थी, सीखी थी और ये काम आपने करा, आज मैं जो कुछ हूँ आपकी बदौलत हूँ। हालाँकि वो उसका उसका इंटरेस्ट, उसका क्रेडिबिलिटी है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये सुन के जब लोग ऐसी बातें करते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब कोई मेरा एक्स कलीग मेरे करंट कलीग को मिलता है और बोलता है, अच्छा आप उनकी टीम में हो, तो अब आपकी लाइफ बन जाएगी। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो हैप्पीनेस देते हैं। फिर एक बहुत ही अच्छा मेरा फेवरेट टॉपिक है, बिकम अ सीपीओ, चीफ पर्पस ऑफिसर। लाइफ का पर्पस होना चाहिए, अदर देन क्रिया, कुछ कर्मा होना चाहिए। क्रिया जो हम कमाते खाते अपनी लाइफ को रन करने के लिए करते हैं, लेकिन कर्मा होना जरूरी है, पर्पस होना जरूरी है। और पर्पस जो है वो सोसाइटी में वैल्यू ऐड करता है, इन एंड अराउंड हमारे वैल्यू ऐड करता है, हमारी टीम में वैल्यू ऐड करता है। मेरे वाइस प्रेसिडेंट या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट बनने से कुछ नहीं होता है। अगर मैं 1 डज़न वाइस प्रेसिडेंट प्रोड्यूस करूं तो मानो मैंने कुछ अचीव किया। तो ऐसे बहुत से उसमें मेरे फेवरेट हैं टॉपिक। और किसी एक पे बोलना, क्योंकि पर्सनालिटी जो है वो एक पैकेज होता है, तो हमारे जो है पर्सनालिटी में सारे पैकेज होने चाहिए, सारे इंग्रेडिएंट होने चाहिए, तब जाके वो जो है रॉकस्टार बनने में मजा आता है। इतना स्ट्रॉन्ग विजडम सर आपने, जैसे कि अभी भी आप समय निकालते हैं पढ़ाई करने के लिए, लोगों को डेवलप करने के लिए, क्योंकि आपका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, जिसमें कि आपको टाइम नहीं मिल पाता होगा, इतना दिन का ट्रैवल रहता होगा सर। तो अपने टाइम को आप मैनेज कैसे करते हैं सर? और उसके साथ साथ आप पढ़ते भी हैं, और आप अभी भी सुना है मैंने कि आप नया बुक को भी, आप इसके बाद का भी वर्षन कुछ नया बुक भी लिख रहे हैं। तो इस टाइम को मैनेज कैसे करते हैं सर? फार्मा इंडस्ट्री में रहने पर क्या होता है कि मैक्सिमम मतलब ऑलमोस्ट 20-22 दिन का ट्रैवल हो जाता है, 15 दिन से ज्यादा का ट्रैवल होता है। तो इसमें टाइम को मैनेज कैसे कर पाते हैं सर? ट्रैवल के टाइम में, मीटिंग टाइम में, वर्किंग आवर्स भी लॉन्ग होता है, तो उसको कैसे मैनेज कर पाते हैं? राइट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि टाइम को मैनेज कैसे करते हैं। और मेरा सिंपल सा रिप्लाई है कि हमें टाइम थीफ बनना चाहिए, समय चुराना चाहिए। दूसरा, मेरा बहुत अच्छा खासा टाइम बच जाता है क्योंकि मैं टेलीविजन नहीं देखता, मैं टीवी नहीं देखता, तो 2 से 3 घंटे मेरे वहां बच जाते हैं। दूसरा, जब मैं ट्रेवल करता हूँ वो बेस्ट टाइम होता है रीडिंग का। जब आप ट्रेन में जाते हैं, जब बस में जाते हैं, जब आप फ्लाइट में जाते हैं, जब एयरपोर्ट पे रहते हैं, एयरपोर्ट होटल्स में काफी डिस्टेंस होता है, वो बेस्ट टाइम है पढ़ने का। तो मेरी ज्यादातर बुक्स जो है मैंने एयरपोर्ट पे खरीदी, एयरपोर्ट पे ही खत्म की है। तो मैं, मेरा सजेशन है यंगस्टर को, ज्यादा नहीं फिर भी एक पैराग्राफ पढ़िए, एक पेज पढ़िए डेली। वो भी पॉसिबल नहीं है तो 5-10 मिनट का कुछ बायोग्राफी रिलेटेड या कुछ ऑथर्स के ऑडियो बुक्स आप पढ़िए, सुन लीजिए। तो वो करना बहुत जरूरी है। सर आज के और जी, जी जी। बोल बोल। और उसके साथ साथ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट है तो म्यूजिक सबको पसंद होता है, म्यूजिक बहुत रिफ्रेशिंग होता है, तो म्यूजिक भी सुनना चाहिए। आप ट्रेवल कर रहे हैं, म्यूजिक सुन लीजिए। सर आपको देखने से नहीं लगता है कि आप 27 साल, 27 ईयर्स एक्सपीरियंस हुआ है, तो आपके यूथफुलनेस का राज क्या है? मतलब इतना एक्सपीरियंस होने के बाद लोग क्या होते हैं कि जैसे एनर्जी ज्यादा नहीं बच जाता है, और लाइफ में चार्म चला जाता है, मतलब इतना हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने पर। तो आपके ओवरऑल चाइल्ड लाइक अप्रोच और इतना हाईली इंथुसियास्टिक होने का रीजन क्या है सर, और कैसे उसको मेंटेन करते हैं? बी नेचुरल, बी योरसेल्फ। आई रिपीट अगेन, बी नेचुरल, बी योरसेल्फ। डोंट लूज, डोंट किल चाइल्ड इनसाइड यू, डोंट किल चाइल्ड इनसाइड यू। तो मुझे खाना पीना पसंद है, गाना बजाना पसंद है, पढ़ना पसंद है, लिखना पसंद है, पोइट्री लिखना पसंद है, गाना पसंद है, सुनना भी पसंद है, गुनगुनाना भी पसंद है। तो ये सब जब हम करते हैं ना तो टाइम निकल जाता है, फ्रेशनेस बना रहता है। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें, हम जो है ना,
हमेशा पास्ट के रिग्रेट और फ्यूचर की प्लानिंग में बिजी रहते हैं, और उस चक्कर में हम प्रेजेंट को जो है ना सेक्रीफाइस करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा समय प्रेजेंट टेंस में बिताऊं, रादर देन पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में जाने की बजाय। दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने बुक में भी लिखा है कि सुबह उठने के बाद पहला 60 मिनट जो होता है, पहला घंटा जो होता है, वो गोल्डन आवर होता है, और उसको मैं बोलता हूँ MBBS स्पा। MBBS स्पा, MBBS स्पा। तो M यानी माइंड, तो माइंड के लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो ऑटो सजेशन वगैरह करना चाहिए। बॉडी के लिए कुछ नहीं है तो एक 15 मिनट का जो है वॉक कर लीजिए। फिर बिजनेस, आज का दिन मेरा एजेंडा क्या है, एक शॉर्ट डायरी में, पॉकेट डायरी में लिख लेना चाहिए। एंड देन स्पिरिचुअलिटी की बातें, कुछ अच्छी सोच दिमाग में लाना चाहिए। ये पूरा रिफ्रेशिंग हो जाता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अपने आप को जो है ना री इन्वेंट करना चाहिए। री इन्वेंट मतलब हम चाइल्डहुड में या तो सिंगर थे या म्यूजिशियन थे, या तो हम पेंटर थे या बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, या हम ड्राइंग करते थे, या हम पोएट्री लिखते थे, या हम सिंगिंग करते थे। कुछ ना कुछ हम में टैलेंट था चाइल्डहुड में। बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम डेजिग्नेशन के नीचे दबते जाते हैं, और ऑफिस और घर में हमारे ऊपर डेजिग्नेशन का जो है धूल जम जाता है, और हम अपने जो के टैलेंट है उसको जाता है। तो बचपन में हम गाते थे, लेकिन जब बड़े हुए तो अब कैसे गाएं? बच्चे सुनेंगे क्या बोलेंगे, वाइफ सुनेगी क्या बोलेगी, फैमिली वाले क्या बोलेंगे, तो लोग क्या कहेंगे, उस चक्कर में हम अपना ओरिजिनल टैलेंट जो है भूल जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, नेवर बिकम फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। लोग क्या कहेंगे वो नहीं सोचना है, आपको जो ठीक लगता है आप करो। आप जो करेंगे वो हार्मलेस होना चाहिए, आप जो कुछ करेंगे वो हार्मलेस होना चाहिए। देन यू डू वॉट एवर यू वांट टू डू। तो मैं एंजॉय करता हूँ लाइफ बहुत अच्छे से, मुझे अच्छा लगता है, मैं थकता नहीं हूँ। मैं अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ, लेट नाइट सोता हूँ, और 18 घंटे में काम कर सकता हूँ। मुझे बिल्कुल बिल्कुल कोई टायर्डनेस नहीं आता है। मैं एंजॉय करता हूँ, एंड आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड कि ईश्वर ने मुझे मुझे जो है ये लाइफ दी। आई एम रियली थैंकफुल। मुझे ऐसा लगता है कि मैं फार्मा में बाय मिस्टेक, बाय डिफॉल्ट आया था, लेकिन अगर मैं फार्मा में नहीं आता तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाता। आई एम रियली थैंकफुल टू माय इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री। आई एम थैंकफुल टू ऑल माय सीनियर्स, आई एम थैंकफुल टू ऑल माय पीयर्स, आई एम थैंकफुल टू ऑल माय टीम मेंबर्स, जूनियर्स, जिन्होंने मेरे सक्सेस में कंट्रीब्यूट किया है। और उसमें आप भी शामिल हैं अभिषेक, यू आर द लेटेस्ट एडिशन। आप नए मेंबर हैं मेरे मेरे सक्सेस क्लब के। सर एक चीज लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, क्योंकि अ, दर्शक मेरे पास अभी बहुत सारा, मैंने अपने ग्रुप में बताया था कि मैं सर का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ आज, तो सर से बात करने वाला हूँ उनकी किताब के बारे में, तो बहुत सारा मैसेज आ रहा था। तो मैंने बोला था कि आपका कुछ अलग से कुछ क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। तो कौन सा ऐसा स्ट्रेंथ है सर जिनको डेवलप करना चाहिए? लास्ट मैसेज कौन सा ऐसा देना चाहेंगे? एक्चुअली बहुत सारा 20-25 मैसेज आ चुका है मेरे पास आपसे पूछने के लिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है मैंने। तो ऐसा कौन सा लास्ट मैसेज आप देना चाहेंगे सर कि फार्मा इंडस्ट्री वालों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, जो उनके लाइफ में काम आए सर, फार्मा इंडस्ट्री में आगे बढ़ने? ना सिर्फ दूसरों के लिए, बट ये मुझ पे भी लागू है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे चेक करना है, लोगों को चेक करना है कि वो 95% कैटेगरी में आते हैं या 5% कैटेगरी में आते हैं। 95% कैटेगरी कैटेगरी जो है वो फॉलोअर्स का है, 5% कैटेगरी जो है वो लीडर्स का है। और उसके लिए ग्रेट डिग्री ऑफ एटीट्यूड होना चाहिए, लेटेस्ट स्किल होना चाहिए, लेटेस्ट नॉलेज होना चाहिए। आज आज चीजें बहुत तेजी से बदल रही है, बहुत तेजी से बदल रही है, तो हमें अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। आई ऑलवेज से पीपल हु आर नॉट अपडेटेड दे आर आउटडेटेड, आउटडेटेड। पीपल हु आर नॉट अपडेटेड दे आर आउटडेटेड।
तो आप सेमिनार अटेंड करिए, वेबिनार अटेंड करिए, यूट्यूब चैनल्स पे जो है आप देखिए लेटेस्ट क्या हो रहा है, इंडस्ट्री फोरम्स पे जाइए, वहां सीखिए नया क्या हो रहा है। एंड पर्सन हु इज क्यूरियस, जो क्यूरियस होगा वो हमेशा सीखते रहेगा। जिसको लगता है कि आई नो एवरीथिंग, मुझे अब सब आता है, अब इसके आगे मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, उसका द एंड होना जरूरी है। तो यंगस्टर्स बहुत टैलेंटेड है, आज का यंगस्टर बहुत टैलेंटेड है, उनको अपना विल और स्किल दोनों साथ में लेके चलना है, रेलेवेंट रहना है, अपडेटेड रहना है। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना इम्पोर्टेंट विजडम, जो पूरा 27 साल का एक्सपीरियंस प्लस पूरा बुक का जो आपका जो थॉट है, पूरा आपने इस इंटरव्यू में लोगों के साथ शेयर किया। आपने इतना कीमती समय अपना दिया लोगों को, और आपने सोसाइटी के लिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया बुक लिख के, जो अपना मैसेज आपने शेयर किया जो लाखों लोगों तक पहुंच रहा है आज की डेट में। और प्लेजर इज माइन, आई एम रियली ऑनर्ड कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी आई एम मच। थैंकफुल टू तो यू। आप बहुत ज्यादा बुक लिखे, आज से 1 साल बाद मिले तो आप और 4 बुक और लिख लिया हो आपने। तो इस तरह से फिर मिलेंगे सर थैंक यू सो आपसे। मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अपने टाइम के लिए। सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू गॉड सर, ब्लेस यू। थैंक यू टेक सर। केयर, टेक केयर।